हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो दोस्त, आज हम बिहार पुलिस सेट नंबर 5 का डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो प्लेटफार्म से जो है बिहार पुलिस का प्रूफ मनी जो आता है, बुक आता है मार्केट में, है ना। तो उसमें सेट नंबर 1 करा दिए, 2 करा दिए, 3 करा दिए, 4 करा दिए। तो आज हम सेट नंबर जो है 5 का डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, 5 का जो सेट नंबर 5 जो है ना, 5 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है ना। मानव शरीर में जो धीमी वृद्धि होती है, ठीक है, धीमी वृद्धि होते हैं, वो प्रोटीन की कमी से होता है ना। अगर किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाता है ना, तो उसका जो वृद्धि होते हैं वो क्या होते हैं, धीमे हो जाते हैं। क्या होते हैं, धीमे हो जाते हैं। तो आपको ये बता दें, है ना, कि सबसे पहले कि प्रोटीन, है ना, अगर बात देखिए क्या जाए, क्या बोल रहे हैं हम, बिहार पुलिस सेट नंबर, है ना, 5। तो हम पहला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना, कि पहला क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य के शरीर का धीमी वृद्धि जो होते हैं प्रोटीन के कारण से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन का शब्द का सबसे पहला प्रयोग, है ना, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, हाँ, तो क्या बताएं, प्रोटीन शब्द का जो पहला प्रयोग किया था बर्जेलियस ने किया था, है ना। प्रोटीन शब्द का जो पहला प्रयोग जो किया थे, है ना, पहला जो प्रोटीन शब्द का जो खोज किया गया था वो बर्जेलियस ने किए थे 1938 ईस्वी में। ठीक है, कितना में, 1938 ईस्वी में। क्या बोले, बर्जेलियस, है ना, बर्जेलियस कब किए थे, 1938 ईस्वी में। क्या खोज किए थे, है ना, तो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का शब्द का पहला प्रयोग किए थे। ठीक है, प्रोटीन शब्द का, ठीक है, प्रोटीन शब्द का पहले प्रयोग किए थे। ठीक है, पहले प्रयोग किए थे। और देखिएगा दोस्त, है ना, कि अगर था, देखिए क्या मनुष्य की शरीर जो है धीमी वृद्धि किसके कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है ना। प्रोटीन की अगर बात कर ले जाए, प्रोटीन शब्द का पहला प्रयोग बर्जेलियस साहब ने किए थे 1938 ईस्वी में। ठीक है, कितना किए थे, तो 1938 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और बता दें कि प्रोटीन शब्द जो है ना, प्रोटीन अगर बात कर ले जाए कि आपको प्रोटीन की बात कर लेते, प्रोटीन की बात, तो प्रोटीन शब्द जो है, प्रोटीन का जो स्रोत होता है ना, प्रोटीन आपको मिलता किस स्रोत से, तो दूध हो गया, अंडे हो गए, है ना। देखिए प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत जो है ना, प्रमुख स्रोत है दूध हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, दूध, अंडा, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन। आपको बात इसे अगर आप यूज करते हैं, है ना, अगर इसको खाते हैं तो आपको शरीर में जो है प्रोटीन का कमी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो है अगर इसे यूज करते हैं तो हमारे शरीर में जो है प्रोटीन का कमी नहीं होगा। अब आपको एक बात बता दिया जाए, है ना, कि प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रक सोयाबीन में मिलता है ना। प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रक सोयाबीन में मिलता है। अब देखिए थोड़ा सा बात को नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए अगर ऑप्शन में रहे विटामिन, है ना, तो विटामिन सबसे बड़ा बात है, ठीक है, कि विटामिन आपको बता दें, विटामिन जो है, विटामिन शब्द का, है ना, प्रयोग, विटामिन शब्द का पहला प्रयोग, है ना, जो है विटामिन शब्द का पहला जो प्रयोग किए गए थे वो फ्रैंक ने किए थे। मतलब कह सकते हैं विटामिन का जो खोज हुआ था, ठीक है, विटामिन का खोज फ्रैंक ने किए थे 1911 ईस्वी में, है ना, 1911 ईस्वी में। तो विटामिन हो गया। विटामिन के देखिए बहुत से प्रकार होता है, आपको बता दें कि जैसे विटामिन, है ना, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, है ना, विटामिन ए, बी, सी,
डी और ई के। तो यहां से आपको बात स्पष्ट हम कर देते हैं, है ना, कि विटामिन जो है, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी, है ना, जल में घुलनशील। देखिए आप क्या करिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, जल में विटामिन, है ना, विटामिन घुलनशील, घुलनशील कौन सा है, तो बी प्लस सी, है ना। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, और जो बचा हुआ है ना, तो क्या है, वसा में घुलनशील है। क्या है, वसा में घुलनशील, है ना, घुलनशील, वसा में घुलनशील कौन सा है, तो ए है ना, डी है, ई है और के है। एक बात आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। और अगर बात कर लिया जाए इस सबसे होने वाले जो बीमारी होते हैं, है ना, तो थोड़ा उस सब के बारे में भी आपको जानकारी रखेगा, ठीक है, कि विटामिन अगर कहे विटामिन ए के कमी से तो रतौंधी होता है ना, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है ना, विटामिन बी की कमी से तो बेरी बेरी रोग होता है, अब विटामिन सी की कमी से स्कैर्बी रोग होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कैर्बी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से, है ना, रेक्टस मतलब हड्डियों को कमजोर कर देता है, उसे रेक्टस कहते हैं। तो विटामिन डी की कमी से रेक्टस रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से बांझापन, जिसे बांझापन जो स्त्री को, है ना, बच्चे नहीं होते हैं उसे हम बांझापन कह सकते हैं, ठीक है, तो ही बांझापन होते हैं, ठीक है। और विटामिन के कमी से, है ना, रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये चीज पता हो गया है कि विटामिन कौन सा विटामिन। देखिए बहुत सा आपको बिहार पुलिस छोटे छोटे एग्जाम में तो दो क्वेश्चन बहुत आसानी से ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी। देखिए अगर आप बात कर लिए जाए कि वसा, है ना, आपको अगर कहें कि वसा जो है, ठीक है, वसा किससे निर्मित होता है ना, वसा जो है किससे निर्मित होता है, तो आपको हम बता दें कि वसा कार्बन, है ना, वसा किसका, कार्बन, ठीक है, कार्बन, और आपको वसा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, क्या बोले, वसा जो है ना, वसा जो है इसका किसका किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, है ना, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। क्लियर हो गया तक पहला क्वेश्चन का। आप हमको आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, है ना, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारा शरीर में रक्त दाब होते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर में, देखिए दूसरा के क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं, ठीक है। दूसरा का आंसर है, आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर, है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं, ये आंसर हो गया, है ना। तो हमारा शरीर में रक्त जो है, हमारे शरीर में रक्त को जो दाब होते हैं क्या क्या होते हैं, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन था कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं, है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। और थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर बात किया जाए रक्त का, है ना, परकुचन दाब, है ना, रक्त का जो परकुचन दाब होते हैं वो कितना होते हैं, तो रक्त का जो परकुचन दाब होते हैं, परकुचन दाब कह सकते हैं तो 120/80 mmHg होते हैं, है ना, 120/80 mmHg होते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सुनिएगा, है ना, अगर पूछे कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। किससे, तो बैरोमीटर से, ठीक है, बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। क्लियर हो गया दो क्वेश्चन। अब थोड़ा सा देखिए तीसरा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्त
कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है? तो ऋणी है ना। तो मुद्रास्फीति में सबसे अधिक जो लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ऋणी होते हैं। क्या होते हैं? ऋणी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऋणी होते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। ये चौथा क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में विटामिन ए का संचित कहाँ होता है? ठीक है, थोड़ा सा गौर करिएगा, है ना। कि देखिए चौथा क्वेश्चन क्या यहाँ लिख देते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए का संचित कहाँ होता है? तो आकृति में होता है ना। कहाँ होता है? तो आकृति में होता है। ठीक है, इसका चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, है ना, कि आकृत। क्या हो जाएगा? आकृत हो जाएगा। तो थोड़ा सा सुनिएगा, है ना, कि अगर मानव शरीर की बात कर दिया जाए तो विटामिन ए का जो संचित होता है वो आकृत में होता है। अब आप ही बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है ना। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो क्वेश्चन आप जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन था कि मानव शरीर का सबसे, है ना, सबसे बड़ा ग्रंथि, चलिए बड़ा ग्रंथि बताइएगा, है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? ठीक है, अब एक याद है कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर का दूसरा, है ना, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, ठीक है, बड़ा ग्रंथि। तो अगला एक क्वेश्चन याद है, सुनिएगा, है ना। तो बताइए मानव शरीर में, है ना, दो क्वेश्चन दोस्त आपको हम लिख दिए हैं। ठीक है, कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि आकृत होता है। कौन सा होता है? आकृत होता है। ठीक है, क्लियर जवाब दिए होंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि जो तो आकृत होता है। और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है अग्नाशय होता है। ठीक है, अग्नाशय, है ना, अग्नाशय होते हैं मानव शरीर में, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होते हैं। क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। अब देखिए अकृत द्वारा पित्त रस जो निकलते हैं वो कहाँ जमा होते हैं? तो पित्ताशय में, है ना। अकृत द्वारा जो पित्त रस निकलते हैं वो कहाँ जमा होते हैं? तो पित्ताशय में जमा होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? पित्ताशय में जमा होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है ना। तो क्या था, है ना, पांचवा के क्वेश्चन का आंसर है, कहता है क्वेश्चन कर रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रह का, है ना, रंग लाल दिखाई देता है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, है ना। तो अच्छा एक चीज हमको बताइएगा, मंगल ग्रह का दो चंद्रमा है ना। कितने? दो चंद्रमा है। तो बता सकते हैं कौन कौन है ना। मंगल ग्रह का दो चंद्रमा है, एगो डोमोस और फोबोस, है ना, डोमोस और फोमोस। ठीक है, अब थोड़ा सा सुनिएगा, है ना, मेरे बात को थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे छोटे छोटे एग्जाम में जो बैठते हैं, है ना, तो आपसे क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तब बताइए इवनिंग स्टार या कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, है ना। तो क्या किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को, है ना, शुक्र ग्रह को। यहाँ भी शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। कहने का मतलब भोर का तारा और संध्या का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और एक बात यार बता दें, है ना, कि अगर ग्रह की बात बता जाए तो सूर्य का निकट ग्रह, ठीक है, सूर्य का निकट ग्रह, ठीक है। अब बताइए पृथ्वी का निकट ग्रह, ठीक है, पृथ्वी का निकट ग्रह। अब एक क्वेश्चन आपसे हम यार पूछ लेते हैं, है ना, जो कि बहुत चलती फिरती जो है, आप हर एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में, है ना, जैसे बिहार पुलिस हो गया, या आपको बता दें कि
ग्रुप डी सब हो गया। इससे में पूछ सकता है ना, कि किस ग्रह का, है ना, किस ग्रह का कोई, है ना, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए आंसर। तो आप बता सकते हैं सूर्य का जो है निकट ग्रह वो बुध होता है। ठीक है, सूर्य का जो निकट ग्रह होते हैं दोस्त वो बुध होते हैं, और पृथ्वी का जो निकट ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं। और आपको बात कर दिया जाए कि किस ग्रह के कोई चंद्रमा नहीं है, तो आपको बुध के, है ना, बुध और शुक्र का, ठीक है, बुध और शुक्र का। ठीक है, ये सभी के आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी आप लोग इसको जानकारी रखें। क्लियर हो गया ना? ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए आपके 5 के बाद इंग्लिश क्वेश्चन दिया है 6, 7, 8, 9, 10 तक। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि किसी देश की उत्पत्ति किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल क्या, उसका क्या कह सकते हैं, है ना? तो उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। 11 का आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, है ना। कहता है मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति की कमी, है ना, क्या है कि मुद्रा, 12 का आंसर हो गया, मुद्रा आपूर्ति की कमी, मुद्रा आपूर्ति की कमी। अब देखिए 13 नंबर, है ना, 13 नंबर क्या कहता है? 13 नंबर देखिए पढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था, है ना? तो आपको बता दें, है ना, प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है, था क्या था? प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति जो लागू किया गया था 1948 ईस्वी में, है ना। कब लागू किया गया था? तो 1948 ईस्वी में। अब एक क्वेश्चन याद है, बताइएगा स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, है ना, द्वितीय औद्योगिक नीति, है ना, कब लागू किया गया था? आप लोग जवाब दीजिए। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर जल्दी बताइए हमको, है ना। तो आपका आंसर जो होगा दोस्त, है ना, 1956, है ना, 56 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में द्वितीय मतलब स्वतंत्र जब हुआ था। आपको पता है कि मेरा देश, है ना, मेरा दोस्त देश जो है ना, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, है ना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर आपको हम बता दें। क्वेश्चन नंबर है 14। बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? ठीक है, क्या कहें? 14 का क्वेश्चन है ना, कि बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो आप लोग जरा जवाब दीजिएगा, है ना। तो सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र। अच्छा, आपको मन में एक डॉट आया, सेवा क्षेत्र कैसा क्षेत्र कहलाता है? तो सेवा में, है ना, सेवा में अगर बात करें, सेवा क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? सेवा क्षेत्र सबसे पहले जान लीजिए, सेवा क्षेत्र जो कहते हैं तृतीय क्षेत्र को कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। सेवा क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा, है ना, परिवहन, आयात, सेवा, परिवहन, आयात, सेवा, परिवहन और आयात आता है। ठीक है, अच्छा चीज बताइए, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में, है ना, प्राथमिक क्षेत्र और
द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो दोस्त आपको हम बता दें, प्राथमिक क्षेत्र में, है ना, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, इंपोर्टेंट क्या है, कृषि और मत्स्य पालन, है ना। अब द्वितीय क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, खाद्य निर्माण, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में खाद्य विनिर्माण, है ना, खाद्य विनिर्माण, कच्चा माल इत्यादि। तो आपको पता है तृतीय क्षेत्र में हम क्या बोले, तृतीय क्षेत्र में हम बोले थे क्या कि सेवा क्षेत्र, है ना, परिवहन, है ना, यातायात, ठीक है। ये सभी क्या है जो हम अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, है ना। अभी हम आपको बताएं, अगर बात किया जाए कि देखिए क्वेश्चन था बिहार का सबसे अधिक योगदान है सेवा क्षेत्र में। अब भारत की बात कर लिया जाए, ठीक है, भारत में सबसे अधिक योगदान, है ना, अधिक योगदान या पर देखिए भारत में, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है ना, प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में, अब प्रति व्यक्ति सबसे अधिक अगर बात की है कम, सबसे कम, तो बताइए सबसे अधिक अगर बात कर ली जाए, है ना, अधिक के बताइए तो अधिक, सबसे अधिक किस राज्य में है, तो गोवा में, है ना, सबसे अधिक किस में है, तो गोवा में। अब सबसे कम की अगर बात कर लिया जाए तो हमारा बिहार में, है ना, हमारा बिहार में है। ठीक है दोस्त, क्लियर हो रहा है ना कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला आय राज्य है गोवा और सबसे कम जो है बिहार है ना। सबसे कम क्या है, तो बिहार है। अच्छा चीज बताओ, आपको पता है, चलो देखते हैं कि नेपाल, है ना, नेपाल की मुद्रा, है ना, मुद्रा और भारत की मुद्रा, ईरान, भारत और नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की मुद्रा 71 है ना, कतर की मुद्रा। अच्छा चीज बताइए, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा है रुपया, ठीक है, क्या है, रुपया। भारत की भी रुपया है, ठीक है, श्रीलंका भी रुपया है, और कतर के आपको होगा रियाल, है ना, कतर का रियाल। देखिए कतर का रियाल जो है सभी कंट्री से सबसे ज्यादा जो पैसा है ना, रियाल कतर। तो क्या है, याद रखिएगा, कतर की मुद्रा रियाल होता है, श्रीलंका की मुद्रा रुपया होते हैं और भारत की मुद्रा रुपया होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़ौती बोली, है ना, हड़ौती बोली, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। हड़ौती बोली कहाँ बोला जाता है ना, तो हड़ौती बोली राजस्थान में बोला जाता है। कहाँ, तो राजस्थान में, ठीक है, हड़ौती बोली कहाँ बोला जाता है, तो राजस्थान में बोला जाता है। क्लियर हो गया, हड़ौती बोली राजस्थान में बोला जाता है। ठीक है, अच्छा चीज बताओ, आपका ऑप्शन देखिए दिया रहता है ना, कि राजस्थान मत, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, कि राजस्थान का राजधानी, ठीक है, राजस्थान का राजधानी मध्य प्रदेश, है ना, आसम। तो बताइए राजस्थान के जयपुर, है ना, मध्य प्रदेश के भोपाल, आसम के दिसपुर, है ना, आसम का दिसपुर। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी आपसे मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है दोस्त, तो अगला जो है ना, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 16 नंबर कहता है भारतीय,
ठीक है, भारत भारती। तो एक देखिए क्वेश्चन छूट गया है ना, 15 नंबर क्वेश्चन छूट गया। 15 को हम बता दिए थे अभी 16 नंबर, ठीक है। तो जरा 15 देखिएगा, है ना, कि हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, है ना। तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास का लेखक जो होता है न्यायपाल होता है। क्या होता है? न्यायपाल होते हैं। ये जो पुस्तक लिखे थे, ठीक है, ये पुस्तक क्या था? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, है ना। इसका एक पुस्तक है, ठीक है। इसका एक क्या है? पुस्तक है। एक पुस्तक यहाँ भी लिखे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। व्हाइट टाइगर, है ना, पुस्तक। तो व्हाइट टाइगर के जो पुस्तक का लेखक है वो भी आपका क्या है? तो भी न्यायपाल है, ठीक है। ये 15 था। 16 आपको बता देता, हड़ोत्री बोली जो है ना, तो कहाँ बोला जाता है? तो राजस्थान में, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत भारती पुरस्कार, है ना, भारत भारती पुरस्कार, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार किसको मिला था? 3 मिला था, महादेवी वर्मा, है ना। किसको मिला था? तो महादेवी वर्मा को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, कुछ हिंदी दिए गए। 17 बार देखिए हिंदी है ना। हिंदी देखिए, आपको बता दें कि लिंग संबंधित अनुप्रयुक्त विकल्प में कौन सा सही है? तो कर्ता कर्ते सही हो गया। वर्तनीय की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? परमत लिखा हुआ शुद्ध सी नंबर गलत है। आंखों चार होना का मुहावरा का अर्थ होता है एक दूसरे को देखना। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हाँ देखिए, जीएस है ना, प्रथम थर्मामीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपका इसमें बुक में से अगर बात किया जाए तो 21 नंबर, ठीक है। कितना? 21 नंबर। तो प्रथम, है ना, प्रथम थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किए थे। किसने किए थे? तो गैलीलियो ने किए थे, ठीक है। क्या किए थे? गैलीलियो ने किए थे, ठीक है। तो अगर बात की जाए, देखिए थर्मामीटर की बात कर ले, है ना, थर्मामीटर, है ना, थर्मामीटर। तो अगर बोल दिया जाए थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? किस धातु का प्रयोग होता है? तो आप हमको जवाब दीजिए, है ना। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो आप बता सकते हैं सर, पारा का, है ना। किसका? तो पारा का। अच्छा एक चीज बताइए, पारा एक धातु है ना। पारा, या इसको कह सकते हैं मरकरी, है ना, संकेत होता है जी। जो पारा एक क्या है? धातु है ना। आपको पता है पारा एक धातु है। पारा जो है धातु है ना, वो कैसी अवस्था में है? तो दर अवस्था में पाया जाता है ना, दर अवस्था में पाया जाता है। पारा एक क्या है? धातु है ना। वो कैसी अवस्था में पाया जाता है? तो दर अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको हम बता दें, ठीक है, नोट करते जाइएगा। आपको अगर बात आए थर्मामीटर में, है ना, तो थर्मामीटर में पारा भरा रहता है। तो थर्मामीटर जो है, ठीक है, थर्मामीटर शरीर को ताप को मापता है ना। थर्मामीटर जो होते हैं शरीर के टेम्परेचर को मापते हैं, ठीक है। थर्मामीटर जो होते हैं शरीर के टेम्परेचर को मापते हैं, ठीक है। शरीर के टेम्परेचर को थर्मामीटर मापते हैं। अच्छा, आपका मन में अगर डाउट अगर आता है तो आपको बता दें, ताप का जो है एसआई मात्रक अगर आ जाए, है ना, ताप का एसआई मात्रक तो केल्विन होता है। याद रखिएगा, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, है ना। ताप का जो एसआई मात्रक केल्विन होता है,
अगर तुमसे पूछ दे केल्विन बराबर है ना, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। केल्विन का सूत्र हो गया है ना। अगर बात की जाए डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15 होता है। तो याद रख लीजिएगा दोस्त, है ना। क्या बोले कि केल्विन निकालने के रहे है ना, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर डिग्री सेल्सियस निकालने का है तो केल्विन में से 273.15 को हम घटा देंगे। ठीक है। तो अगर बात कर ली जाए ताप की मात्रक, थोड़ा सा गौर से देखते रहिएगा, है ना, कि अगर बात किया ताप का मात्रक, देखिए ताप का मात्रक हम मात्रक सिर्फ बोले तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, है ना, तीनों होता है। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि विरामावस्था में स्थिर एक पिंड एकाएक बहुत सी टुकड़े में से बट जाता है। फटने से बने टुकड़े का संवेग का योगफल क्या होता है। देखिए, जब एकाएक बहुत सारा जब टुकड़ा फट जाता है तो उसके जोड़ने पर जो संवेग होता है वो शून्य होता है। क्वेश्चन के 22 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। देखिए 22 का क्या है? शून्य हो जाता है। तो आपको एक बात हम बता दें, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 22 में आंसर थोड़ा सा नोट करिएगा, है ना। कि आपको अगर देखिए सबसे पहले आप पढ़े होंगे न्यूटन गति का जो है, अगर गति का पूछे तो गति का 3 नियम है जो कि न्यूटन ने दिए थे, है ना। गति का 3 नियम जो कि न्यूटन ने दिए थे। गति का जो है प्रथम नियम से जड़त्वा का नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम को हम जड़त्वा के नियम भी कहते हैं। ठीक है। न्यूटन गति का प्रथम नियम को हम जड़त्वा का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन गति का प्रथम नियम को बल के परिभाषा से मिलता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम जो है वो बल के परिभाषा से मिलता है। ठीक है। दूसरा अगर बात की जाए न्यूटन गति के दूसरे नियम, है ना, न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आपको पता है F बराबर होता है m, है ना। F बराबर क्या होता है? m। आपको F मतलब होता है बल, बल बराबर होता है ना, द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। अच्छा एक चीज बताइए यहाँ से, है ना, आपसे पूछे जाए कि बताइए बल कौन सा राशि है। अगर राशि की बात कर लिया जाए तो बल देखिए इस तरह से लिखाता है और त्वरण भी इस तरह से। तो आपको देखिए जिसका ही माथा पर अगर एरो का निशान हो तो सदिश राशि है। तो देखिए बल, है ना, और त्वरण यहाँ, बल त्वरण ये सभी क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है ना। ये क्या है? सदिश राशि। अच्छा एक चीज हमको बताइए कि बल का मात्रक क्या है। बल का जो है मात्रक कर सकते हैं। देखिए एम मतलब होता है द्रव्यमान, है ना, समझिएगा। एम मतलब होता है द्रव्यमान और ए मतलब त्वरण। ठीक है। ए मतलब त्वरण। तो क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है तो इसको आप रखिएगा। त्वरण का जो मात्रक होता है, ऐसा जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और द्रव्यमान का जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान का जो मात्रक होते हैं, द्रव्यमान का जो मात्रक होते हैं वो होते हैं केजी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होते जा रहा है ना। आपका छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझिए, कोशिश करिएगा, है ना। अच्छा तुमसे पूछ दिया जाए कि द्रव्यमान, तो आपको पता है कि द्रव्यमान बराबर होगा बल बटा त्वरण, बल बटा त्वरण। क्लियर हो गया ना। अब देखिए संवेग का जो सूत्र होता है याद रख लीजिएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान गुने, है ना, वेग, वेग, है ना, द्रव्यमान गुने, या P बराबर mv, है ना, P बराबर mv। क्लियर हो गया ना। तो न्यूटन की गति से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और देखिए न्यूटन गति का जो तीसरा नियम है
वो प्रत्येक क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया को बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया को बराबर होता है। क्लियर हो गया ना दोस्त, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना। 22। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है कि बल बहु का मान, यदि बल बहु के मान 2 गुना कर दिया जाए तो बल अधून का मान क्या होगा। तो बल बहु का मान जब 2 गुना कर दिया जाता है तो बल अधून का मान भी 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 गुना, है ना। बल अधून का मान क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और आइए 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक में कौन सा बल अस्तित्व प्रतीक बनाए रखते हैं। देखिए, प्राकृतिक में कौन सा बल अस्तित्व बनाए रखते हैं, तो प्राकृतिक में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल जो है अस्तित्व बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं, अस्तित्व बनाए रखते हैं। थोड़ा सा नोट कीजिएगा, है ना। देखिए न्यूटन ने, है ना, न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए थे, है ना। न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए थे। तो आपको पता है पृथ्वी जो है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है ना। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर हो गया ना, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। दोस्त हम कह सकते हैं कि गुरुत्वा बल, है ना, गुरुत्वा बल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को, है ना, जब किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करना, उसे हम गुरुत्वा बल कहते हैं। ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात समझ में आ गया, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, गुरुत्व या कह सकते गुरुत्वीय त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी कहते हैं। तो आपको पता है स्मॉल जी बराबर होता है 10 न्यूटन, या कह सकते हैं या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। अगर स्मॉल जी के मान अगर पूछ दिया जाए आपसे कि स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, 10 न्यूटन या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बस एक चीज है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब F बराबर जो होता है ना, बड़ा जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, है ना। क्लियर हो गया ना। इस चीज को आप याद रखेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है दोस्त, ठीक है, कि बड़ा जी m1 और m2 बटा r स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। आपको मन में एक डाउट आता होगा, सर चलो एक तो मान लिए m1 जो है ना, पहला वस्तु का द्रव्यमान है, पहला वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, पहला वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। m2 जो है वो दूसरा वस्तु का द्रव्यमान है, दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। और r जो है, r है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी, ठीक है। अब बड़ा जी एक नियतांक है, नियतांक है, ठीक है। तो बोलिएगा सर क्या बड़ा जी का कुछ मान वैल्यू होगा ना। हाँ, बड़ा जी का जो मान होता है दोस्त 6.67 गुने 10 पे पावर, है ना, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्लियर हो गया। आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना, देख लीजिए। नहीं 31 होता है ना, 6.67 गुने 10 पे पावर माइनस 31 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया था, ठीक है, कि बड़ा जी जो मान होता है 6.67 गुने 10 पे पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आप इसको कंफर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है।
फिर से समझ लीजिएगा, है ना, कि यहां से बताएं गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का जो बड़ा जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर होता है। m1 जो होता है पहला वस्तु का द्रव्यमान होता है, m2 जो होता है दूसरा वस्तु का द्रव्यमान होता है, और r जो होता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होता है। ठीक है, तो बड़ा जी एक नियतांक कांस्टेंट है। ठीक है, तो बड़ा जी जो वैल्यू होता है, जो मान होता है 6.67 गुना 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपसे देखिए कभी कभी जो होता है ना, बहुत चतुर हो गए, कभी कभी ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो होता है पूछ देता है ना, कि बड़ा जी का मात्रक, तो आप बात रखिएगा बड़ा जी जो मात्रक होते हैं वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। हिंदी में लिख सकते हो, है ना, कि न्यूटन वर्ग मीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोग्राम। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। दोस्त ध्यान दीजिए, है ना, अगला क्वेश्चन है कि एक स्रोत की आवृत्ति 10 पे पावर -3 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्तकाल क्या है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। आवृत्ति दे दिया है 10 पे पावर 3 हर्ट्ज, है ना, आवृत्ति दिया है 10 पे पावर 3 हर्ट्ज। तो हमसे पूछ रहा है कि आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल क्या होगा। तो एक चीज आपका हम फॉर्मूला बता देते हैं, है ना, कि आवृत्ति गुने आवर्तकाल, आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर 1 होता है। याद रख लीजिएगा, है ना, आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम यहां से देखिए आवृत्ति दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो हम आवृत्ति बराबर 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं गुने आवर्तकाल। ठीक है, गुने आवर्तकाल बराबर 1 हो गया, हाँ या ना। अब ध्यान से देखिए गुना में जाकर भागा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बराबर 1/10 पे पावर 3। क्या 10 पे पावर 3 भागा में है, प्लस में, तो हम गुना में करेंगे तो आप हमको बताइए कितना होगा। तो बोले 10 पे पावर -3 सेकेंड, है ना, 10 पे पावर। क्लियर हो गया। तो आपका इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ये फार्मूला को आप हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, इस चीज को हम याद रख लीजिएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, आपका थोड़ा सा हम याद बताते हैं। आपको तो जानकारी हो गया कि आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है ना, हर्ट्ज है। क्या है, हर्ट्ज है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है दोस्त, हर्ट्ज है। और आवर्तकाल का, ठीक है, आवर्तकाल का जो एसआई मात्रक है ना, आवर्तकाल का जो एसआई मात्रक है वो सेकेंड है ना, क्या है, सेकेंड है। अब ध्यान से देखिए, अब अगर तुमसे पूछेगा डेसिबल, है ना, डेसिबल किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी हमको बताइए, है ना। डेसिबल किसका मात्रक है, तो जल्दी आप लोग हमको जवाब देके बताइए किसका है, किसका है। तो तीव्रता, ध्वनि का तीव्रता का, ध्वनि का तीव्रता, है ना, तीव्रता का, ध्वनि का तीव्रता का डेसिबल, है ना। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है गैस में उत्पन्न हो सकते हैं, गैस में उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए 26 में, ठीक है, गैस में उत्पन्न अनुधारित तरंग, सिर्फ अनुधारित तरंग उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बात कर दिया जाए, तरंग जो है 2 प्रकार के, एक होता है अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा कह सकते हैं हम लोग अनुधारित तरंग। ठीक है, अनुधारित तरंग याद रखिएगा, है ना। तरंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अनुप्रस्थ तरंग और अनुधारित तरंग, है ना, अनुप्रस्थ तरंग और अनुधारित तरंग। देखिए अब का है अनुप्रस्थ तरंग, है ना,
और अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं ठोस और द्रव में उत्पन्न होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं, देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं वो ठोस और द्रव में, है ना, ठोस द्रव में। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं वो ठोस में भी होते हैं, द्रव में भी होते हैं तथा गैस में, है ना। याद रख लीजिएगा, है ना, कि अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस और केवल द्रव में, ठोस और द्रव में उत्पन्न होते हैं, है ना। ठोस द्रव में उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं ठोस, द्रव तथा गैस में। दोस्त कभी कभी आपसे, है ना, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी तरंग, है ना, कौन सी तरंग जो है ठोस में गमन करता है। कौन सी तरंग, हमको जवाब जल्दी बताइएगा कि कौन सी तरंग जो है केवल ठोस में गमन करता है। तो आपका जवाब क्या आएगा, तो कह सकते हैं, है ना, कि अनुदैर्ध्य तरंग, है ना, अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं वो ठोस दोनों में गमन करते हैं। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 के बाद 27, है ना, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए जब जो है अवतल दर्पण में, है ना, किस दर्पण की हम बात कर लेते हैं, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में अब देखिएगा अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, जब वस्तु को, ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु को, है ना, वस्तु को ध्रुव और, है ना, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है। आभासी सीधा सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बड़ा और क्या अगर बात कर लें दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ध्यान में रहे दोस्त। लेकिन एक बात याद रखिएगा, है ना, कि जब अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब उसको कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन कैसा बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखना, है ना, आपको थोड़ा सा किसके बारे में भी चर्चा कर ले, है ना, कि अगर पूछ दिया जाए दर्पण जो होते हैं, है ना, ध्यान में रखिए दर्पण जो होते हैं, ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक बात कर लेते उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। एक बात कर लेते हैं अवतल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपको पता है कि उत्तल दर्पण का देखिए इमेज होता है, आपको हम बता दें, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अवतल दर्पण, नहीं, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ध्यान से रखिएगा, इसको कह सकते हैं हम अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, है ना। ये देखिए ध्रुव हो गया, ये भी यहाँ ध्रुव हो गया। तो ध्यान में रखिए जो दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के हम बताएं, ठीक है। हाँ, दर्पण दो प्रकार के, एक देखिए स्टार पढ़ना है हम लोग समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है। अब देखिएगा एक समतल दर्पण की खास है ना, कि समतल दर्पण में फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए समतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है,
तो आप ध्यान में रख लीजिएगा अनंत होता है। फोकस दूरी, समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होता है तो वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम इस बारे में बता दें कि उत्तल दर्पण के जो है फोकस दूरी, इसका जो है फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है ना, धनात्मक होता है, ठीक है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। तो ध्यान से रखिएगा, इस चीज को क्लियर करिएगा, ठीक है। अब ध्यान देखिए, अब थोड़ा सा हम बता दें, ठीक है, कब यूज करते कहाँ है ना, कि अवतल दर्पण का यूज उपयोग है ना, अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग पहला है दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, सौर कुकर में, ठीक है, सौर कुकर में। तीसरा अगर बात कर लिया जाए वाहनों के सर्च लाइट में, वाहनों को सर्च लाइट में, ठीक है, ये तीन चीजें रखिएगा। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का दोस्त आप आदि रख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर कभी कभी पूछता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का, ठीक है, सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है, वाहनों के सर्च लाइट में तो अवतल दर्पण का। अब देखिए उत्तल दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण का गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी की साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। दूसरा अगर बात कर लिया जाए धूप के चश्मों में, ठीक है, धूप के चश्मों में। तीसरा है, तो दो चीज याद रख लीजिएगा, है ना। तो हम आशा करते हैं जो हम बता रहे हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आप पढ़े होंगे 11 या 10 ये सब तो क्लियर हो गया, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन था 27। अब जो 28 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि दर्पण का सूत्र, ठीक है, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना, 1/। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ऑप्शन में अगर इस तरह से नहीं रहता है तो ऑप्शन में रहेगा क्या। तो ध्यान से देखिए 1/f अगर हम एलसीएम ले लेंगे u भी, है ना, तो क्या हो जाएगा v प्लस u। अगर हम इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अब निकालना f बराबर, तो अगर हम गुना देखिए करते हैं, ध्यान से सुनिए, u प्लस u गुने f बराबर u भी, है ना। तो अगर यहां से ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इधर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको कर दीजिए इधर, है ना। तो f बराबर u भी बटा v प्लस u, आपको इस तरह से भी आपको दे देगा। तो आपको ध्यान में रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह से नहीं रहे तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके बना सकते हो, ठीक है। ये दिखता दर्पण का सूत्र। आपसे कभी कभी पूछता है ना, तो लेंस बताइए, लेंस का सूत्र क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, लेंस का सूत्र होता है दोस्त, है ना, लेंस का जो सूत्र होता है, ठीक है, लेंस का सूत्र, तो लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, है ना। क्या होगा, दर्पण होता है इसलिए प्लस में और लेंस होता है माइनस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्धन, ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, आवर्धन का मात्रक, है ना, आवर्धन का मात्रक। तो आवर्धन के मात्रक हीन होता है, ठीक है, मात्रक हीन होता है, आवर्धन में कोई मात्रक नहीं होती, ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्राहीन होता है। आपको लग रहा है दोस्त, है ना, कि आवर्धन कहते किसे हैं, ठीक है, आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र ध्यान से देखिए, आवर्धन कहते किसे हैं, तो किसी वस्तु मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर लिख सकते हो, है ना, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की
ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब बताइए आवर्धन को जब एम मारेंगे, प्रतिबिंब को मान लेते हैं एच डैश और एच जीरो, ये हो गया। ठीक है, लेकिन आप बताइएगा एक होता है माइनस यू बटा भी, अब यू मतलब सॉरी भी बटा यू। अब देखिए भी जो है ना, बस प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो अच्छा बच्चा, ऊंचाई भी जब भी देगा तो मीटर में देगा, है या ना? तो बताओ मीटर में देगा तो क्या यहाँ से यहाँ मीटर कटेगा, ये भी मीटर में देगा, ये मीटर से मीटर जब कट जाएगा तो कोई मात्रक बचेगा नहीं बचेगा, इसीलिए मात्रक हीन होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त। ठीक है, देखिए 30 नंबर, दृष्टि दोष के कारण क्या है? देखिए दृष्टि दोष का मुख्य कारण है ना, कि दृष्टि दोष का कारण हमसे पूछता, पहले इसका जवाब दे देते हैं आप, है ना। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष का दृष्टि दोष या दूर दोष, है ना, दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, क्या कह सकते हैं? तो दूर दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष। इसका मुख्य कारण है कि वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनना, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनना। ध्यान में देखिएगा, है ना, कि इसका आंसर आपको दे दिए कि अब क्वेश्चन कर रहा था कि दीर्घ दृष्टि दोष, देखिए सॉरी दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष को हम दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। अब देखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष को हम दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष को हम दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण था कि जब वस्तु को, है ना, जब प्रकाश की रोशनी जो है ना, किसी वस्तु का इमेज जो रेटिना पर जब नहीं बनाता है, उसके जब बाद बनाता है, तो ऐसी स्थिति में मानव में दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है ना, मानव में दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। ध्यान में आ गए, है ना। अब ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा इस बातों को। आपको हम बता रहे हैं कि दृष्टि दोष, मानव में दृष्टि दोष, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे, मानव में दृष्टि दोष। ठीक है, मानव में दृष्टि दोष। ठीक है, मानव में दृष्टि दोष, मानव जो होता है दोस्त, है ना, मानव में दृष्टि दोष जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। मानव में दृष्टि दोष, है ना, तो मानव में जो है, मानव में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, अब ये है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, है ना, जरा दृष्टि दोष। देखिए चीज पढ़े, कारण पढ़े, थोड़ा सा कारण पढ़ लीजिएगा, है ना। कारण क्या क्या है? देखिए कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना और लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाना, है ना, पहला कारण है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस का मोटा होना, जिससे फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी कम हो जाना। ये था। देखिए हम बता रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण यही था कि किसी व्यक्ति में, है, नेत्र गोलक का जब लंबा हो जाता है तो उसमें लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो जो वस्तु का जो इमेज का, है ना, इमेज जो है बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन सही से रेटिना पर नहीं बन पाता है। दूसरा कारण था कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिसका कारण उसका जो फोकस दूरी होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब इन निकट दृष्टि दोष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला इसका दृष्टि है, इसका निवारण में जान ले, है ना,
तो निवारण है आपतन दर्पण, ठीक है, आपतन लेंस, आपतन लेंस, ठीक है, आपतन लेंस का प्रयोग करके से हम दूर कर सकते हैं। आपतन लेंस का प्रयोग करके से हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से देखिए, अब देखिए दूरदृष्टि दोष है ना। देखिए दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक का है ना छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है, और तो नेत्र जो है देखिए यहां देखिए इसका जो कारण हम बता रहे हैं पहला है ना, इसमें देखिए लंबा हो जाना, तो दीर्घ दृष्टि दोष में छोटा हो जाना, इसमें बढ़ जाना तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाना। तो याद रख लीजिएगा, लिखना ना पड़े, आप लोग कंपटीशन वाला स्टूडेंट है, ठीक है, कि कहता है इसका जो कारण है कि नेत्र गोलक का लंब छोटा हो जाना और लेंस और रेटिना बीच की दूरी कम जाना, नेत्र लेंस की पतला हो जाना जिसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, ये कारण है ना। तो कारण लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए, नेत्र गोलक का है ना, नेत्र गोलक का छोटा होना, छोटा होना, ठीक है, होना और लेंस और रेटिना के बीच, रेटिना के बीच है ना, बीच दूरी कम हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस का पतला, पतला होना जिससे फोकस दूरी है ना बढ़ जाना, ठीक है। और देखिए इसका निवारण है, इसका निवारण उत्तल लेंस, इसका निवारण उत्तल लेंस। अब ध्यान से देखिए, जरा दृष्टि दोष की हम बात कर लेते हैं। तो जरा दृष्टि दोष के सिर्फ निवारण आप याद रखिएगा, निवारण पूछेगा तो बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। देखिए जरा दृष्टि दोष का जो होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ एक दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है ना। जब कोई व्यक्ति जब छोटा से बड़ा होते हैं, बड़ा से बूढ़े के रूप में जाते हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं तो उस व्यक्ति में दोष उत्पन्न होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। इसको निवारण करने के लिए देखिए, जरा दृष्टि दोष में न तो उस व्यक्ति को निकट के वस्तु उस पर दिखाई देता है और न ही उस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देता है। तो उसे हम क्या, चश्मा में जो बाईफोकल लेंस रहता है, उनका उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों रहते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। थोड़ा सा क्या समझिए है ना, कि मानव नेत्र में किसी वस्तु को जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है ना। मानव नेत्र में किसी वस्तु को जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है ना। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस रहता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है और मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है दोस्त, तो आज तक हम है ना 30 क्वेश्चन था, 30वां क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक अभी किए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त आपको हम बता दें है ना, कि अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके देखिए, तो आपको पूरा मतलब कुछ समय इस पे दीजिए है ना। तो आप क्या करते हैं, वीडियो निकालते हैं, वीडियो आपके पास अगर गया तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड देखते हैं। थोड़ा अगर समझने की कोशिश करिएगा तो कम से कम 10 से 15 मिनट, आधा घंटा देखिएगा तो आप समझ पाइएगा, है ना। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइबर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। दोस्त जय हिंद, जय भारत।